प्रशांत कुमार है। एंड मैंने मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्यूसेट केरला से। एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अरवल डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार के साउथ में है। और अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज ए असिस्टेंट कंसल्टेंट वर्किंग है। कब से काम कर रहे हैं आप? वर्क 2012 से कर रहे हैं सर। अभी आपने कोई और इंटरव्यू दिया है? जी सर। किस चीज? तो वैसे तो इसका ही मॉक दिया है, और मेरे जॉब का मतलब इंटरव्यू दिया था पहले, जो टीसीएस में जॉब करता हूँ उसका। इसमें तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है विषय के रूप में। जी। आप इकोनॉमिक्स के वर्तमान कुछ चल रही जो घटनाएं हैं उससे अवगत होंगे। जी सर। अभी भारत के साथ एक समस्या आ रही है कि भारत 2023 में आर्थिक रूप से ठीक उसी स्थिति में है जहां चीन 2007 में था। जी। आप मुझे ये बताइए कि भारत को अपने करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है, अपने करेंसी को, रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाना है, जी। तो क्या क्या मेजर लिए जाने चाहिए भारत सरकार द्वारा? क्या क्या किया जा सकता है? सर, अभी रिसेंट में न्यूज़ भी चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट मतलब इसके लिए ग्लोबल फोरम पे बात कर रही है। आज का भी न्यूज़ है ये कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह से डॉलर अभी इंटरनेशनल करेंसी में मतलब ये चलता है, उस तरह इंडिया को भी, मतलब चूंकि इंडिया का अब एटलीस्ट जो डेवलपिंग नेशन है उसमें अच्छा रेपुटेशन है, तो हम चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट टू डॉलर इंडिया का भी रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। तो सर, इसके लिए कुछ मेजर्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मतलब जो जो कि मतलब लिया जा सकता है। फर्स्टली है सर, सबसे पहले जो सारे कंट्रीज है, मतलब जो जो कंट्री इसको एक्सेप्ट करना चाहती है इस करेंसी को, उसके साथ बायलैटरल पैक्ट करना, बायलैटरल या मल्टीलैटरल जैसा भी पैक्ट करना होगा। जैसे जैसे हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसका जो लेन देन होना चाहिए वो अपने इंडियन करेंसी में होना चाहिए। उससे वो करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है। जो कि अभी मोस्टली डॉलर, जैसे अभी हमारे ईरान के साथ, ईरान से हम लोग ये करते भी हैं, मतलब ईरान का जो ये इंडियन रुपी एक्सेप्ट करता है ईरान ईरान गवर्नमेंट, तो ये ठीक एक है। मेजर है। फिर और मेजर ले सकते हैं सर कि जैसे जो मतलब मेजर सेक्टर है, जैसे आईटी आईटी सेक्टर, ये लोग को वो हमारा एक्सपोर्ट का मैक्सिमम रेवेन्यू उससे आता है। तो पहले हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो सेक्टर को उस मतलब कंट्रीज में पहले मतलब प्रमोट करके, और वो उससे रेवेन्यू को रियलाइज किया जाए। उसके बाद और सेक्टर को धीरे 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 करके, मतलब वन बाय वन एक सीक्वेंस में प्रमोट करना चाहिए। वो एक हो सकता है। ये मतलब ये सारे रीजन हो सकते हैं सर। ठीक है। भारत का जो बॉन्ड मार्केट है जी। वो ज्यादा विकसित नहीं है। बॉन्ड मार्केट को विकसित करने के लिए आरबीआई कौन कौन सा कदम उठा रही है, कौन कौन सा कदम उठा सकती है? सर, बॉन्ड मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट है जो और बॉन्ड और डिबेंचर हुआ तो बॉन्ड, ये दोनों सेबी रेगुलेट करती है। तो बॉन्ड में अभी जैसे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए उनका होता था, ऐसे एग्जैक्टली तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पता नहीं है सर, बट जी। आपने लॉन्ग टर्म रेपो रेट का नाम सुना है? जी क्या है ये? सर, रेपो रेट जो इन जनरल होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मतलब होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सब। कितना दिन के लॉन्ग लिए? जी, लॉन्ग टर्म इस जो नॉर्मल रेपो रेट होता है वो 1 मंथ का विंडो भी होता है। फिर इस तरह से मतलब विंडो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो को 1 साल के लिए, मतलब रेपो को थोड़ा ज़्यादा टाइम के देने के लिए, ताकि वो बैंक जो है वो स्टेबल तरीके से उस पैसे का यूज कर सके। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट का वो प्रोविजन मतलब आरबीआई। किस सेक्टर को अभी लॉन्ग टर्म रेपो के तहत फायदा मिल रहा है, कुछ आपको पता है? नहीं सर। चलिए ठीक है। अभी वर्तमान समय में आप देखे होंगे टमाटर की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। जी।
टमाटर का रंग जितना लाल है उससे अधिक रंग राजनीति का लाल हो चुका है। जी तो सर। टमाटर के लाल रंग का जो खतरा है, जो दाम बढ़ रहा है, उसके पीछे आप किन-किन घटनाओं को देखते हैं जिम्मेदार? क्यों बढ़ रहा है? सर इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है सर कि डिमांड सप्लाई, कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, मतलब डिमांड लोगों का ज़्यादा और सप्लाई मतलब तो कम हुआ उसके अकॉर्डिंग। या फिर अचानक लोग अभी टमाटर ज़्यादा खाने लगे और बाकी महीनों में कम खाते हैं? नहीं सर, मतलब प्रोडक्शन में इशू आया है। मतलब जो मानसून अभी अचानक से, मतलब मानसून का जो इरेगुलरिटी है उसके कारण जो प्रोडक्शन है वो डाउन हुआ है। उसके कारण मेनली ये मतलब डिमांड मतलब सप्लाई का डिक्रीज हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही है। तो इसके कारण वो रेट बेसिकली बढ़ा है सर। तो ये हर और साल ऐसे क्यों होता है? जिस साल मानसून नहीं आता है उस साल भी, जिस साल आता है उस साल भी, जी ये मतलब हर बार दाम में उछाल हो जाता है। कोई और कुछ मूल कारण आप देख पा रहे हैं इसमें? सर इसमें हम ये रीज़न कह सकते हैं कि सबसे पहले कुछ रीज़न, एक मतलब, और रीज़न तो बहुत सारे हो सकता है कि ब्लैक होर्डिंग का भी केस हो, मतलब ब्लैक मार्केटिंग का, कि लोग उसको होर्ड करके रखे हुए हो, वो भी कारण एक तो रीज़न। है, लेकिन है क्या कारण वो बताइए ना? इस बार वाले ये प्राइस का रीज़न सर, हाँ, हाँ, जी, जी। इस बार वाले प्राइस का रीज़न तो मेनली डिमांड सप्लाई का है। सरकार ने मतलब ऑफिशियली यही अनाउंस किया है सर कि उसके कारण वो टेम्पोररी, ये रीज़न है कि टेम्पोररी इसका रेट बढ़ा हुआ है। बट अभी बिहार में टीचर का जो बहाली है, टीचर की जो नियुक्ति है, उसमें डोमिसाइल को लागू करने की बात की जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं, सरकार के निर्णय के विरोध में हैं। तो जी आप क्या सोचते हैं, राज्यों में उस राज्य के व्यक्ति को रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए? सर, एज पर गवर्नमेंट स्टैंड, चूँकि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अनुसार भी सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि जो हम किसी को इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो बिहार का निवासी है, भारत का निवासी है, क्योंकि इन जनरल वही होता है कि वो मतलब भारत का निवासी है। और इसमें सेकंड फेवर ये है सर कि इसमें मेनली जनरल जो कैटेगरी है, मतलब जो जनरल, उसी में ऑल इंडिया जो मतलब अलाउ अलाउ मतलब अलाउ किया 60% एनी वे। वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो लोग जो ओबीसी हैं, एस सी एस टी, उनको मतलब जो भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन, वो हमारा बिहार स्टेट का डोमिसाइल है 60%। नहीं, मसला पिछले लोगों के आरक्षण का तो है ही नहीं। मसला जी बिहार के जी लोगों के आरक्षण का है ना। जी बिहारी लोग कह रहे हैं कि चाहे 50% ओपन फॉर ऑल भी हो, तो केवल जी बिहारियों के लिए हो, उस ऑल में केवल बिहारी आए। जी। और सरकार कह रही है कि बाहर के लोग भी आएंगे। तो आपने कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, ऐसे कौन से संवैधानिक प्रावधान है? आपने कहा कुछ आधारों पर किया जा सकता है, वो जी। आधार कौन से? सर वैसे आप राइट टू इक्वालिटी एक तो होगा, मतलब राइट टू इक्वालिटी, मतलब राइट टू इक्वालिटी हुआ, या फिर राइट टू जो एम्प्लॉयमेंट होता है आर्टिकल 16, कि जिसमें जो मतलब हम कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो उसके बेसिस पे सरकार का स्टैंड है सर कि इस रीजन से कि हम उसको हम ओपन करेंगे। ओपन मतलब उन्होंने किया। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की आप बात कर रहे हैं। जी उसमें ये भी है कि उद्भव और आवास, यानी कि जी जो जन्म हुआ है और जहां उसका घर है, जी उद्भव और आवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और सर। यह भेदभाव संसद कर सकती है। जी तो फिर तो भेदभाव का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान तो है ही। फिर सरकार का स्टैंड कहाँ खड़ा होता है? सर इसमें मतलब हमारा, मतलब मैंने अपना पर्सनल असेसमेंट किया है कि वो तो एक रीजन है ही। सरकार इस मतलब ये भी एक डिसीजन ले सकती है कि मे बी, मतलब जैसे अपने बिहार सरकार के वो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी अपना स्टैंड दिया है कि उनको मतलब टीचर्स अवेलेबल, मतलब वो नहीं मिल पाते हैं। जैसे वैसे तो बेसिक क्राइटेरिया है कि वो इतना 30%, 45% वो मार्क्स वैसे आना ही चाहिए। तो उनको मैं है। तो उस बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ कि सीट खाली हो जाएगा, भर जाएगा, वो बात की बात है। जी आप मुझे केवल संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताइए। संवैधानिक रूप से ऐसा करना सही हो सकता है या गलत हो सकता है? सर, संवैधानिक तरीके से तो मतलब ये सरकार का मतलब ये निर्णय है, लेकिन मतलब
ये पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चल रहा है कि इस तरह से है, मतलब कि वो आप कहाँ हैं? सरकार के निर्णय और पॉलिटिकल सर्किल के बीच आप कहाँ हैं? सर हम तो ऑब्वियसली सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो काफ़ी सोच समझ के लेती है, तो मेरा तो फेवर सरकार के पक्ष में ही जाएगा सर। सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में बुलडोजर नीति को अपनाया है, काफी सोच समझ कर अपनाया होगा। इनकाउंटर नीति को भी काफी सोच समझ कर अपनाया होगा। तो आप सरकार की उस नीति का समर्थन करते हैं? सरकार की इस नीति को वैसे मतलब वैसे अगर ऐसे देखा जाए सर, तो वैसे तो सपोर्ट इन द सेंस कि वो तो सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है सर, कि उन्होंने किस सरकमस्टांस में डिसीजन लिया है। क्योंकि वैसे तो अगर किसी के राइट का बात किया जाए तो उसका राइट है कि वो पहले जो प्रॉपर जुडिशियरी है वो उसको इस चीज को वो करे, मतलब इस चीज को अगर अलाउ करे। के विरोध में है ना, अ, कि पहले जुडिशियरी को आना चाहिए फिर गवर्नमेंट को आना चाहिए। जी, अगर वो मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है सर, तो उसको पहले अगर जुडिशरी ने ओके कर दिया कि वॉट एवर गवर्नमेंट कैन डू, क्योंकि दोनों काउंसिल का पक्ष है, सरकार का भी और जो वो है डिपेंडेंट, वो दोनों का पक्ष है। तो अगर जुडिशरी में मैटर नहीं है, मैटर इज सब जुडाइस नहीं है, तो फिर सरकार वो कर सकती है। सरकार मतलब अगर वो जुडिशियरी में मैटर नहीं भी है तो भी कार्यपालिका का कार्य केवल तो नीतियों विधियों को लागू करना है, लोगों को दंडित करना कहाँ है? किसी का घर गिरा देना, ये तो अपने आप में एक सजा है। और ये जी कार्यपालिका को क्यों दिया जाना चाहिए? जिसके पास शक्ति है, उसी को सजा देने की शक्ति हो, उसी को नियम लागू करने की शक्ति हो, ये तो संविधान के शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। अ, शक्ति पृथक्करण के बारे में आपने सुना है ना, सेपरेशन ऑफ पावर। जी सर, जी सर, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें कुछ ओपिनियन दो सर। और अगर अगर शक्ति के पृथक्करण, जी लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधानवाद, इन सब को एक जगह जोड़ना हो तो आप कहीं जोड़ पाएंगे कि इसके लिए किसके लिए क्या जरूरी है? संविधानवाद के लिए शक्ति पृथक्करण जरूरी है, शक्ति पृथक्करण के लिए संविधानवाद जरूरी है। कोई संबंध आप देख पा रहे हैं? इसी मैटर में सर या फिर जनरल मैटर में? इन जनरल, इन जनरल। सर मतलब अगर सेपरेशन ऑफ पावर तो बहुत सारे मैटर पे वो ये करता है, मतलब जैसे क्या होता है कि सर सरकार जो जुडिशियरी है वो भी आर्टिकल 142 के तहत कोई भी वो प्रोविजंस दे देती है। तो सर ये कभी कभी मतलब लार्जर इंटरेस्ट में ये 142 की आपने चर्चा की, 141 और 142, जी तो ये शक्ति पृथक्करण का उदाहरण है या शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है? ये बेसिकली तो वैसे उल्लंघन है सर। तो आप उदाहरण दे रहे हैं इसमें पृथक्करण में, ऐसे क्या है 142? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से। जी, आर्टिकल 142 है सर कि जुडिशियरी अगर कोई वैसा प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट अगर कोई लॉ नहीं बनाती है, अगर कोई और वो पब्लिक मैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पे अगर लॉ अनाउंस कर सकती है, कि एक लॉ बना देगी, एक प्रोविजन दे देगी और सरकार को बोलेगी कि आप इतने दिन के अंदर आप उसको फिर से मतलब इसका प्रॉपर लॉ बनाइए, और वो लॉ लागू हो जाएगा देश में। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, मुझे इस बात में गहरा संदेह है कि आप आर्टिकल 141 के बारे में बात कर रहे हैं। 141 में ये बात है शायद कि अगर कोई लॉ नहीं है जी तो सुप्रीम कोर्ट एक विधि की घोषणा कर सकती है। लेकिन 142 में ये है कि अगर विधि सरकार द्वारा पहले से बनाई हुई है और वो विधि किसी मामले में न्याय करने के लिए अपर्याप्त है, कुछ और की घोषणा की जरूरत है, तो जी कंप्लीमेंट्री रूप में सुप्रीम कोर्ट जो जी है इस विधि की घोषणा कर सकती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सर, आपकी हॉबी क्या हॉबी सर मैं टीचिंग पसंद करता हूँ सर, पढ़ाना, है? मतलब उस टीचिंग फील्ड में। करते हैं? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? टीचिंग मतलब सर ये थ्रू आउट रहा है, मतलब ये पैशन रहा है मेरा स्टार्टिंग से। फिलहाल में आपने जो पैशन को फॉलो किया तो मतलब किनको क्या पढ़ाया, ये बताइए। अभी जैसे यूपीएससी का भी ये प्रिपरेशन साथ साथ करता हूँ, तो इस दरमियान कुछ मैं एक कोचिंग में भी है, तो थोड़ा सा मतलब पार्ट टाइम जाके उसमें भी पढ़ाया फिर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जी सर, फेवरेट फेवरेट सब? सब्जेक्ट इन मतलब ये सिविल साइड। यस, जिसमें आप जिसमें पढ़ाते हैं आप जाकर। जी पॉलिटी फेवरेट है सर, पॉलिटी। अच्छा, जी
पॉलिटी में कोई खास सेक्शन? पॉलिटी में सर सारे सेक्शंस, मतलब वैसे एक पार्टिकुलर सेक्शन कहा जाए सर तो चलिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में मूल अधिकार सामान्यतः व्यक्ति का एक काफी पसंदीदा क्षेत्र होता है, जी आपका भी होगा। जी सर। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है, आप समझ पा रहे हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बाय लॉ। जी सर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है सर कि जो भी है मतलब लॉ के समान, लॉ के सामने एवरीबॉडी इक्वल है। दिस इज मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसी के केस में भी लॉ इक्वली अप्लाइड होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है जो कि जापान से आया सर, उसमें है कि मतलब जैसे क्या है कि अगर इक्वल को इक्वल मतलब इक्वल ट्रीट किया जाएगा, मतलब और अनइक्वल को मतलब अनइक्वल ट्रीट किया जाए। जैसे अगर मुकेश अंबानी है, अगर जियो है, मुकेश अंबानी है और टाटा है, तो उन लोगों को इक्वली मतलब वो डिस्टिंग्विश किया जाएगा एक मैटर पे। और अगर एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक अमीर को, और अगर कोई मतलब जो एकदम लोअर सेक्शन से अगर कोई और वो अगर मतलब अंबानी के खिलाफ अगर नॉर्मल केस करे तो उसको सेम पायदान पे नहीं उसको ये किया जाएगा। मतलब ये एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई के मतलब कि उसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो इस चीज को मेंटेन किया जाएगा कि जो प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको एक फॉलो किया जाए। अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जी, संविधान में इसकी चर्चा कहीं पर है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर। नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। नहीं सर, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ वैसा नहीं है सर, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हमारा है वही है वहाँ पे। तो अगर आर्टिकल 21 को हम थोड़ा बहुत उस पर नजर डालें तो आप 21 के बारे में क्या याद कर पा रहे हैं, उसमें क्या है? जी, आर्टिकल 21 सर काफी इसका ब्रॉडर अब एरिया मतलब हो गया है, मतलब क्योंकि वो बेसिकली वैसे तो राइट टू लाइफ है। एस्टेब्लिश बाय लॉ है या नहीं है? अरे आर्टिकल 21 सर। यस। जी, आर्टिकल वो हर जगह अप्लाइड है सर, मतलब प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश। चर्चा है कि नहीं, इस टर्म की चर्चा है कि नहीं? जी सॉरी सर, इस टर्म की चर्चा है कि नहीं, आप याद कर पा आर्टिकल रहे हैं? ओके, आर्टिकल 21 में सर, हाँ, आर्टिकल आई आई कैन नॉट रिमाइंड सर, सॉरी। प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ विद थोड़ा मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा सर वैसे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी कि टीचिंग भी आपकी हॉबी है, पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं आप, जी तो मुझे लगता है कि काफी संवेदनशील व्यक्ति होंगे आप, तभी लोगों की भावना को समझ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जीवन, अभी तक का जीवन जी सर। एक चलता हुआ बुलेट है, गाड़ी है, बाय मोटरसाइकिल है, जी तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, उस गाड़ी के संदर्भ में बताना है। पेट्रोल है, पैडल है ना, चेन है, स्पोकेट है, पहिया है, मिरर है, लाइट है, क्या है? जी रास्ते का पत्थर है, दूर का फूल है, सुगंध है, खुशबू है, क्या है? सर, ये तो पेट्रोल ही साबित होगा। ठीक है, थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। हाँ प्रशांत जी। जी सर। अच्छा, आपने सीएस से ग्रेजुएशन किया है ना? जी सर, कंप्यूटर साइंस है। कब किया कंप्लीट? 2012 में किया था सर। उसके बाद से अब तक क्या कर रहे हैं? मैंने वो कैंपस सिलेक्शन ही हुआ था सर वहाँ पे कॉलेज में, फिर कंप्यूटर वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, टाटा ग्रुप का ये फॉर्म है, और टीसीएस में? उस टाइम से उसी में है सर। टीसीएस में आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट कंसल्टेंट का है सर, अगर डेजिग्नेशन वाइज देखा जाए तो। ओके, तो आप अभी जॉब कर रहे हैं या फिर आपने जॉब को छोड़ दिया? कर रहा हूँ सर अभी तो। अभी भी अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं? जी। तो क्या वहाँ अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी तो अच्छी मिल रही है सर, लेकिन कुछ मतलब जो कुछ मतलब मकसद है लाइफ का, वो पर्पस है, इसके कारण ये क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, क्या है? जी पर्सनल ग्रोथ? लाइफ का पर्पस है सर, जैसे अभी आईटी सेक्टर में वर्क करता हूँ सर, तो ये सबसे पहले तो ये एक है सर कि ये सिर्फ एक सेक्टर को सर्व कर रहा है, मतलब आईटी सेक्टर को।
और अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर में आते हैं सर, तो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट मतलब वैकेंसी है सर। तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर इंडस्ट्री के लार्जर पर्सपेक्टिव को सर्व करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट सेकंड सर, सेकेंडली है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर स्टेट, मतलब अपने स्टेट के लिए सर। तो उसके लिए भी मतलब ये काफ़ी मतलब इसके लिए काफ़ी ये हूँ सर कि अपने बिहार स्टेट में वर्क करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे सर्व करने का मौका मिलेगा। क्योंकि सर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि अपने मतलब जो कि इंडस्ट्री में और ये कर सकता है, और मेरे को लगता है सर कि काफ़ी कुछ मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, इसलिए इसमें आना चाहता हूँ सर। अच्छा, आप आईटी सेक्टर से हैं। अभी इंडिया की इकोनॉमी का मोस्टली पार्ट जो है वो आईटी सेक्टर से देखा जा रहा है। अगर देखा जाए सेम आईटी सेक्टर, तो बिहार में इसका स्कोप बहुत ही कम है। आप क्या करना चाहेंगे बिहार में आईटी स्कोप के ग्रो के लिए? सर आईटी सेक्टर ऑब्वियसली जिस लेवल का मतलब ये ग्रो होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे इसके प्रोस्पेक्ट्स थे सर कि जो कि किया जा सकता है बिहार में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है मतलब बिहार में। क्यों ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया? इसके पीछे क्या रीजन? गिव मी सर सम। जो जी जी सर, जो पहले तो सर जो इंडस्ट्री के जनरल रीजंस है, जो कि इंडस्ट्री नहीं आने के, वो सब तो है सर फैक्टर। जैसे बिहार का अगर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो वो सब फैक्टर था सर, जैसे लैंड एक्विजिशन का इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, बिहार का इमेज परसेप्शन, मतलब परसेप्शन बिहार का मतलब कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो उतना नहीं है। फिर सर ये रीजन्स है। फिर उसके बाद सर सबसे बड़ा मैं रीजन कहूँगा सर कि जो हाँ, जिस तरह से मैं आईटी सेक्टर में वर्क करता हूँ, तो इसका एक बेस होता है सर इंटरनेट, इंटरनेट अवेलेबिलिटी। तो इंटरनेट का अभी एक तरह से हमारे यहाँ पूरे अक्रॉस बिहार में उस तरह से नहीं अभी ये हो सका है, मतलब कि जिस तरह से जो होना चाहिए अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल नहीं है। फिर सर जो अभी अब धीरे धीरे बहुत सारे हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं। फिर से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो मैटर है, इन्वेस्टमेंट मतलब बिहार में भी मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आ पाया है, मतलब वो भी एक रीज़न है सर। ये सारे रीजन्स आई कैन मतलब रिकॉल सर। ओके ओके। आपने अपनी हॉबी क्या बताई थी? हॉबी सर टीचिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग आई लाइक सर। जी टीचिंग भी आप करते हैं ना? जी सर। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जो वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है जी और जो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी, खासतौर से कहें तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप किस प्रकार का चेंजेस देख रहे हैं मीन्स के? जी आप बिहार के पर्सपेक्टिव में बताना सर। नहीं, ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, जी वो आप किस प्रकार का चेंजेस देख रहे हैं? और आपके नज़र में ऐसी कौन सी चीजें हैं, दोनों में आपको अंतर बताते हुए बताना है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर है। जी जी सर। सर अगर एजुकेशन का बात करें तो इसको हम मतलब थ्री लेवल्स ऑफ जो सेक्टर, मतलब थ्री जो डिविजन्स है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो अगर हम चेंजेस का बात करें सर ओल्ड से न्यू में, तो सबसे पहले तो एक तो कॉमन है कि सर कि डिजिटलाइजेशन की ओर हम काफ़ी मूव कर रहे हैं। मतलब जो भी एडटेक कंपनीज हैं वो अक्वायर कर रही हैं, मतलब एडटेक कंपनी है जो जैसे बैजूज हुआ, या फिर ये सर आपका ये अन अकेडमी हुआ। ये लोग मतलब काफ़ी एक तरह से रिवॉल्यूशन का वो ये करी हैं, जिससे जिससे क्या हो रहा है सर कि अक्रॉस इंडिया से, तो जो भी है, जैसे अभी हम जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कुछ लोग होम स्टेट में जाके पढ़ के मतलब अच्छा रिजल्ट, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं।
तो ये हुआ है सर कि मतलब एजुकेशन का एक तरह से रिवॉल्यूशन। पहले क्या होता था सर कि लोग को जाना पड़ता था, एक अगर कोई अच्छे टीचर हैं तो उनके पास जाना पड़ता था, फिर वो काफ़ी फिनांसिस तो लोग नहीं जा पाते थे फिनेंशियल ये इसके कारण। तो ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, डिजिटलाइजेशन का जो रिवॉल्यूशन है एजुकेशन के क्षेत्र में भी, ये काफ़ी मतलब आगे हुआ है सर। फिर उसके बाद सरकार के जो छोटे छोटे मतलब चीज़ें हैं जो कि जिसके कारण मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर का बात करें, सेकेंडरी टर्शियरी जो भी मतलब तीनों एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तीनों में सरकार ने अपना अपना स्टेप लिया सर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, फिर आपका टीचर टीचर का जो एजुकेशन है सर, वो बीएड का जो मतलब ये काफ़ी अच्छा, सीटेट का जो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनटीए लेती है वो, मतलब ये सारे रिफॉर्म्स मतलब जो कि है। फिर है सर आपका कि ये मतलब टीचर का हुआ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, या फिर सर सरकार बहुत सारा इंडिविजुअल गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगा रही है। जैसे बिहार सरकार एफर्ट लगाई है कि बालिका को साइकिल योजना स्टार्ट की थी, जिससे साइकिल ये गया। तो ये सब स्कीम्स के कारण सर ये सब चेंजेस देखा जा रहा है, जिसके कारण मतलब एनरोलमेंट बढ़ा, जो बालिका साइकिल योजना, इसके कारण एनरोलमेंट बढ़ा लड़कियों का एजुकेशन में। तो ये सब चेंजेस हुआ सर। और आपके सेकंड क्वेश्चन पे सर कि मतलब ओल्ड एजुकेशन से नया एजुकेशन बेहतर है या नहीं, ये क्वेश्चन है सर। तो ये सर जी, तो नया न्यू एजुकेशन सिस्टम सर, ऑब्वियसली अगर कुछ आ रहा है तो हम उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं। हमारा जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, फिर वो सब बढ़ रहा है, तो और फिर जो हम मतलब इंटर कनेक्टिविटी हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का, तो हम उसको लर्न कर रहे हैं और नए नए प्रैक्टिस को ला रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है सर। इवन अगर हम ओल्ड का बात करें तो अभी आईआईटी कानपुर ने हाल फिलहाल में एक वेबसाइट विकसित किया है, उसमें जो हमारा गीता, रामचरितमानस, ये सब को उन्होंने ऑनलाइन किया है सर। तो मतलब ये जो नवीनीकरण है सर, वो तो अच्छा चीज़ मतलब किया ही जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा सर कि जैसे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में अभी जैसे कुछ चीज़ें मतलब मार्केट में आई हैं, जैसे एनसीईआरटी के बारे में अभी वो डिस्प्यूट मतलब थोड़ा सा मार्केट में चला है सर कि जैसे बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लोगों मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हटाए गए बुक से। तो अगर मतलब ऐसा ओल्ड ओल्ड में सर ऐसा नहीं होता था कि मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजुकेशन मतलब कम ये ज़्यादा नहीं वो फैक्टर करता था। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा सर वो मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है सर, बट एज अ मीडिया में चलता है कि उसके कारण वहाँ से कुछ चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड कर जा रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए सर, वो कि इम्पार्शियल होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एनीवंस लाइफ। तो ये इम्पार्शियल होना चाहिए, लोगों को मतलब ऐसा मतलब इम्पार्शियल एजुकेशन मिलना चाहिए सर। तो उसके लिए वो जरूरी है सिस्टम में। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम का राजनीतिकरण हो रहा है? सर इस पे हम डायरेक्ट कमेंट तो नहीं कर सकते सर कि राजनीति के, क्योंकि वो किस तरह से फैक्टर, ये तो मीडिया में चलता है सर कि एजुकेशन का राजनीतिकरण होता है। पहले जैसे कि मैं मतलब पहले भी हमने बात की सर कि वो अगर सरकार कोई स्टेप ले रही है, या फिर कोई अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जैसे एनसीईआरटी अगर वो कुछ स्टेप ले रही है, तो वो अकेला सिंगल का वो डिसीजन नहीं होता सर, वो प्रॉपर कमिटी बैठती है, तो वो कमिटी डिसीजन लेती है, फिर उसके बाद उसका प्रिंटिंग में जाता है, या फिर किसी का जनरल अगर कोई अगर नेशनली रिकॉग्नाइज है सर। आई थिंक कि थोड़ा सा इस तरह के स्टेटमेंट से बचें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन मैं दे रहा हूँ और आप इसे गौर से सुने। मान लीजिए कि आप किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हैं जी सर। और मैरिज पार्टी में गए, वो आपके रिश्तेदार, काफ़ी करीबी रिश्तेदार की शादी है। आप एज अ एलई ऑफिसर है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जी जी जी। और आप वहाँ देखते हैं कि कुछ बैंड बाजा बारात के साथ कुछ लोग बाराती आ रहे हैं। आपकी नज़र उस बैंड बाजा बारात में एक बिजली के खंभे मतलब कि लाइट उठाए हुए, जो लाइटनिंग जो होती है ना, जी कोई बच्चा उसके साथ चल रहा है। जी।
आप उस वक्त इस परिस्थिति में क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो ये मतलब जेन्युइन ये है सर कि जो 16 मतलब जो हमारा फैक्ट्री एक्ट में लिखा है सर कि 16 से एज के नीचे जो हो मतलब बच्चा हो या फिर जो भी है मतलब 16 ईयर से जो भी लेस है उसको नहीं होना चाहिए सर मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट में। तो वैसे तो हमारा ये राइट ये बनता है सर मतलब हमारा ये वर्क है जो कि ये इंश्योर होना चाहिए। बट चूंकि सर वहाँ पे हम प्राइवेट पार्टी में गए हैं और हम ऐसे मतलब एक गेस्ट के रूप में गए हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के हैप्पीनेस में वो मतलब इंटरफेयर ना करें मतलब वहाँ पे इंटरफेयर ना करें। बट सर जो हम ये क्या करेंगे कि जो डायरेक्टली वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे तमाशा बना देंगे सर कि ये कैसे हुआ क्यों हुआ। हम उनके जो मतलब पता करेंगे कि कौन है उनके ऑनर मतलब वो बैंड बाजा के और उनको हम इस चीज़ का उनको बताएंगे सर कि अगर वो इस पे ये देखें ये इलीगल है और अगर उसको वो और इस चीज़ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर अगर उस टाइम इमिडिएटली हो सकता है जिसके कारण कि अगर कोई मतलब उस जगह के कारण अगर वो कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं होता है तो हम उनको कह सकते हैं जो बैंड बाजा के ऑनर हैं कि अगर आप कोई रिप्लेसमेंट अगर सर्च कर सकते हैं तो आप रिप्लेसमेंट दे दीजिए। और नहीं तो फिर अगर आप इमिडिएटली आफ्टर दिस आप इसके बाद कोई भी डिसीजन नहीं तो वो मतलब उनको हम ये कर सकते हैं और साथ ही साथ सर उनको हम पैरेलली मतलब कारण बताओ नोटिस भी मतलब अगर उनको मतलब हम उनके ऑफिस में डिटेल नोटिस भेजेंगे जो अगर उनका अगर वो है कि क्यों आपने अगर और ये भी चीज़ देखेंगे सर और वो भी चेक करेंगे मतलब जो रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये सारा चीज़ फिर उनको हम नोटिस भेजेंगे कि वाई यू हैव एम्प्लॉयड दिस चाइल्ड इनटू दिस बिजनेस if it is if he is less than he or she is less than 16 years. ओके। हेलो प्रशांत जी, जी सर। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस सर कंफर्टेबल। ये बताइए, आप अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं, जी। अरवल डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषताएं हैं? अरवल डिस्ट्रिक्ट वैसे तो विशेषता वो मतलब जो भी ऐसे पर सबसे पहले तो मेरा होम टाउन है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। कभी भी जाना कहीं भी बाहर रहते हैं बट अरवल जब जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कोई घूमने वाला तो प्लेस है वहाँ पे? जी अरवल में है सर एक क्या? मधुशर्मा का मंदिर है सर वो मेहंदिया करके है वहाँ पे वो फेमस मतलब प्लेस है सर। और फिर हमारा अरवल में ही आपका एक लॉक है सर जहाँ पे पानी का फ्लो होता है तो वहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं सर। और ये मतलब ज़्यादा तो नहीं है सर यही दो तीन जो कि है सर थोड़ा फेमस। अच्छा, तो अरवल कब बना था ये आपको मालूम है? जी अरवल 2001 में बना था सर जहानाबाद ओके, से बना। जहानाबाद से। जी क्या रीजन था अरवल को बनाने का? कोई स्पेसिफिक रीजन आप देखते हैं जी उसको? क्या? जी सर अरवल उस टाइम पहले तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था सर क्योंकि अरवल में उस समय काफ़ी नक्सलाइट का प्रॉब्लम मतलब बहुत ही था सर। तो हम्म। उस समय बाथे का जो नरसंहार था फिर लक्ष्मणपुर बाथे और हम्म। मियाँपुर तरह से दोनों मतलब अरवल का ही पार्ट है। तो काफ़ी जो उस समय नक्सलिज्म काफ़ी मतलब स्प्रेड हुआ था सर तो वो सब बड़े बड़े नरसंहार जो कि स्टेट क्या नेशनल लेवल पे काफ़ी मतलब इसका ये हुआ था सर। हाँ मतलब वो आवाज़ उठा था इस बारे में कि वहाँ पे नक्सलिज्म तो इसके कारण वो बेसिकली पहले पुलिस डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हुआ था सर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था फिर धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट किया तो गया। अभी अगर हम आपसे पूछें कि रिसेंट डाटा के अनुसार क्या अरवल को नक्सल जो है नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है? इसके बारे में है आपको जानकारी? एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है सर बट व्हाट आई मतलब काफ़ी रेट मतलब बहुत कम हो गया है सर। और नक्सल फ्री मुक्त किया गया है कि नहीं स्टिल इट पता इज इन द लिस्ट, यू मीन टू से? नहीं सर मेरे को ये आइडिया नहीं है सर। ओके, ठीक है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं? क्या है ये प्रोजेक्ट मैनेजर? जी सर क्या है ये, क्या काम है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रोजेक्ट मैनेजर सर सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज विभाग का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें क्या है सर जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हम वाई कर रहे हैं कि बिहार में डेवलप करें। जैसे हम्म। सर फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हुआ आईटी हम्म। इंडस्ट्री हुआ लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ।
तो ये सबको हम प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे हम सारे सेक्टर्स में मतलब वो पहले तो सर हर डिपार्टमेंट का मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो बहाल किया जा रहा है जो कि सेक्टर को प्रमोट करे और मतलब वो इंडस्ट्री मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होगी तो उस इंडस्ट्री को प्रमोट करें और मतलब ये बेस मतलब प्राइमरी वर्क है सर। चलिए मान तो लेते बाकी हैं कि आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट हो गए। अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड से आप बताइए, आप तो शिक्षक रहे हैं, बहुत नहीं सारे सर कुछ सब्जेक्ट्स को मतलब टीचिंग आपका हॉबी रहा है, तो पढ़ाया जी ही जी होगा आपने। और आपका बिजनेस मैनेजमेंट भी रहा है, आपने अच्छा डिग्री भी हासिल किया है। तो ये बताइए कि प्रोजेक्ट मैनेजर में इसका क्या आप कैसे रिलेवेंट मानते हैं इसको, क्या आप इस योगदान दे पाएंगे? जी सर। अगर शिक्षक के तौर पे क्या है सर तो शिक्षक के तौर पे तो अवेयरनेस फैलाने का हमें बहुत ज़रूरी है सर। मतलब जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है या फिर जो भी स्टार्टअप्स हम लोग गवर्नमेंट ने इतना सारा एफर्ट लिया है अभी सर स्टार्टअप के लिए या फिर बिजनेस हब बनाया है सरकार ने पटना में मौर्य लोक में और वो कॉम्प्लेक्स में वो। तो ये सब का अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है सर। तो इफेक्टिव लोगों को बताने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमारा ये शिक्षक वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है सर वो काम आएगा। मतलब मैं काफ़ी इफेक्टिव तरीके से लोगों को इसके बारे में एजुकेट करने का वो एफर्ट ये कर सकता हूँ। आपको नहीं अगर लगता प्रशांत जी कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आप जी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को आप गाइड कर सकते हैं, आप उनको एक नई दिशा दे सकते हैं। जी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं तो आपके पास लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड पॉपुलेशन को हैंडल करना होगा। लेकिन अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जी फिर भी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर? सर अब अभी जैसे अभी वर्तमान का एक्सपीरियंस है सर। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस का तो उसमें मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव में मैनेजर का रोल मतलब अभी भी अदा कर रहे हैं और लार्जर पर्सपेक्टिव मैंने वो रोल अदा किया है। तो मेरे को लगता है सर कि इस चीज़ को उसी का कंटिन्यूअस ये जो अभी वाला रोल होगा सर उसको मैं उसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाऊँ मतलब अच्छे से इसको करूँगा। बाकी जो टीचिंग प्रोफेशन है सर वो भी इज़ अ गुड प्रोफेशन। तो अगर मैं इसके लिए एफर्ट पहले से करता सर जैसे कि जो कि रिक्वायरमेंट होता है टीचिंग के लिए कि जैसे अगर हम बीएड करते और फिर अगर उस तरह से आगे का करते सर तो फिर ये हम इस प्रोफेशन में तो जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है फॉर टीचिंग प्रोफेशन तो वो हमने मतलब मैं मतलब वो नहीं किया। चूंकि मैं कॉरपोरेट में वर्क करता रहा फिर उसके बाद अभी इसके लिए वाई कर रहा हूँ। तो इस रीजन से सर अभी मतलब तत्काल तो मैं नहीं आपने कहा कि मतलब आप सिविल सेवा की भी तैयारी करते हैं, तो आपको तो एसडीएम पोस्ट मिलेगा, आईएएस पोस्ट मिलेगा। तो आप मान लीजिए कि बिहार सरकार आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाती है, आपके ट्रेनिंग पे खर्च करती है। 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आपका सिलेक्शन एसडीएम के रूप में हो जाता है तो आपको छोड़ देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। सर पहले तो उस समय का सिचुएशन सर हम वो मतलब एट द इंस्टेंट अभी जो इन फ्रंट है सर वो उसका हम वो चूंकि ये सबसे पहले सर जो ये हमारा पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का तो ये पोस्ट मतलब काफ़ी मैं मतलब जो जैसे सर जो मैं अभी वर्क करता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी वैसे मेरा टेक लीडर का रोल है टेक्निकल लीडर का। तो उसमें हम मतलब बेसिकली ये सारे काम का मतलब जो वर्क करते हैं सर मतलब कि टीम को हैंडल करना लीडरशिप करना फिर वो मतलब पूरे प्रोजेक्ट को मतलब ओवरऑल देखना। तो ये सारी चीज़ें मतलब सर और मेरे को इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है अच्छा लगता है। तो अभी तो वर्तमान में तो हमारा यही पर्सपेक्टिव है सर कि इसी टाइप का रोल अगर आप मतलब मिल। अगर आपके जिले में बिहार सरकार आपसे प्रस्ताव मांगे कि कौन सी यूनिट किस इंडस्ट्री का यूनिट जो है वहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, तो बीइंग ए लोकलाइट क्या आप वहाँ सजेस्ट करेंगे बिहार सरकार को, अरवल में कौन सी इंडस्ट्री को इंस्टॉल करना चाहिए? सर अरवल में वैसे तो कुछ कुछ मतलब जो बेसिक रिक्वेस्ट्स हैं वो तो मतलब नहीं मतलब वो इंडस्ट्री का वो नहीं फुलफिल होता है बट अगर हम देखें सर तो वहाँ पे इंडस्ट्री का जैसे कैसे, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के फुलफिलमेंट का? सर सबसे बड़ा चैलेंज जी जैसे हाजीपुर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एक सेक्टर एक जो है निकाल लेती है लैंड सरकार, और वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टेब्लिश कर देती है। नोएडा भी, गुड़गांव भी, पहले तो नहीं था ना।
तो अरवल में जी ऐसा क्या है, मतलब खास है कि वहाँ पे नहीं हो सकता है इंडस्ट्रियल विकास, मतलब क्या रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होता है वहाँ पे? जी सर, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है सर कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज का, वहाँ पे अभी रेलवेज नहीं है सर अरवल में। ओके, तो ठीक है। जी, तो रेलवेज के कारण सर, रेलवेज सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी गुड्स हम अगर ये करते हैं सर, अगर कोई भी गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो हम्म, उसको हमको इधर मतलब एक जिला से इंटर डिस्ट्रिक्ट भेजना पड़ेगा, ये क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में अगर कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और वो ठीक अगर है। हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे सर, तो ये काफ़ी कॉस्टली होगा, काफ़ी बट कॉस्टली रिवर ये। ट्रांसपोर्टेशन का भी तो यूज कर सकते हैं, वो तो काफी ज्यादा, आपके सोन नदी गुजरती है वहां से, जी है ना? तो वो तो सबसे मतलब कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, आपका रेलवे से भी सस्ता पड़ेगा अगर आप करेंगे तो। सर, उसमें ये चैलेंज होता है सर कि थोड़ा सा वो पेरिनियल रिवर है सर, तो वो कहीं कहीं अच्छा। मतलब सूख सूख जाती है वो रिवर। तो हम्म, अभी वो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर हम करने का एफर्ट कर रहे हैं, मतलब बिहार में भी। वो अभी हम्म, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए सर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो हम्म, वो मे बी हम उस जो वो ऑप्शन है इनलैंड, मतलब इनलैंड ट्रांसपोर्ट का, वो हम हम्म। टैप कर सकते हैं सर। बट अभी एज पर प्रेजेंट सिनेरियो वो इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट है, उसको हम अभी ये नहीं कर डिस्ट्रिक्ट सकते। इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में सुना है कभी आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, मतलब हम्म, डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करने का, वो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इस्टेब्लिश कर रही है। हम्म, बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री को है, उसको प्रमोट करने के लिए किए थे सर 2007 में। बट अब इसका काफ़ी एरिया ब्रॉड हो गया सर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का। हर डिस्ट्रिक्ट में अब मतलब हर सेक्टर्स में अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर अपना डीआईसी जो है वो अपना योगदान दे रही है। और बिहार सरकार की कौन सा, मतलब बिहार सरकार के पास कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी ये सबको देखता है? किसी का नाम बता सकते हैं आप? जी सर, बिहार, सॉरी सर, कैन प्लीज रिपीट। बियाडा का नाम सुना है आपने? जी सर, बियाडा, यस बियाडा सर, ये लैंड एक्विजिशन के लिए वो बियाडा एफर्ट मतलब वो और कर रही है। इंस्टीट्यूशन का बात करें सर, तो बियाडा है सर। एंड फिर सर ये कर रही है, एक नेशनल वेजिटेबल प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड है सर, वो एफर्ट लगा रही है। फिर आपका कोर इंडस्ट्री क्या होता है प्रशांत जी? जी सर, जी सर, कोर 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 इंडस्ट्री जो, जी सर, कोर इंडस्ट्री मतलब 7 सेक्टर्स जो है, जो कि जैसे टोटल जो हमारे इकोनॉमी में काफ़ी 7, इम्पोर्टेंट। 7। 7 और 9 सर, आई कैन मतलब ओके, नहीं, ओके, ये कंटिन्यू। ठीक है, ठीक जी है, कोई बात तो, जी सर, तो उसका 40 मतलब वो इकॉनमी में उसका 40% रोल, 40.76% रोल है सर। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हुआ सर, सीमेंट हुआ, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हुआ। तो सर ये सब जो है वो काफ़ी मतलब ये जो इकॉनमी रन कर रहा है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस करती है वो, मतलब वो जो कोर इंडस्ट्रीज है, इसलिए उनका कोर कोर इंडस्ट्रीज नाम रखा गया है सर। ठीक है प्रशांत जी, आपका इंटरव्यू समाप्त। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रशांत जी? मतलब अच्छा लग रहा है सर। क्या आपको कैसा लगा कि इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू सर, थोड़ा सा और मतलब करंट इश्यूज पे और फोकस करना पड़ेगा सर, मतलब और थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज। मेरी तरफ से कम्युनिकेशन आपका ठीक है, बहुत अच्छा है, बोलने का लहजा ठीक है। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि जी गलत समय पर मुस्कान देते हैं। जहाँ आपको पता नहीं हो, वहाँ पे थोड़ा-सा चेहरे पे सॉरी का भाव हो कि सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं देख लूँगा। है ना? ऐसा नहीं जी मुस्का के कहना कि सर पता तो नहीं है, बता दूँगा, देख लूँगा, है ना? पहली तो ये बात। दूसरी बात, आपको कोई चीज़ अचानक याद आती है ना, कि मान जी लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया और आपको याद आया, तो आप बड़ा मतलब एक्साइटेड होके कहते हैं कि हाँ सर ये नहीं बोलना है, हाँ सर ये, है ना? उसमें एकदम कामनेस होके अपना जवाब देना है, काम होकर के। जी और जैसे कर रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं, तो ये नहीं करना है। बाकी चीज़ आपका पोस्चर वगैरह, वॉइस क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। अच्छा बोलते हैं। हाँ, आपका जो एक अप्रोच है, मैंने देखा है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप राजनीतिक मसलों पे फँस जाते हैं, है ना? तो आपको राजनीति में जाना नहीं, ओके सर। क्योंकि राजनीति तो काजल की कोठरी है। जो जी राजनेता करते हैं, खुद उनको दाग लग जाता है। आप तो करते नहीं हैं और फिर उसमें घुसते हैं, तो जी दाग लगना अवश्यम भावी है, निश्चित है।
इसीलिए उसमें घुसना नहीं है। और आपको जब भी कोई जवाब देना है तो उसके बैकअप में उसका जो फाउंडेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान पे ही होना चाहिए खरा। आप ये नहीं कह सकते चूंकि सरकार ये कर रही है तो इसीलिए सर मैं तो समर्थन ही करूंगा, तो फिर आप बुलडोजर वाले पे फंस गए, इनकाउंटर वाले पे फंस गए, है ना, कि आप उत्तर प्रदेश सरकार पे तो ऐसे हैं और बिहार सरकार पे मेहरबान हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो जगह पे दो निर्णय नहीं दे सकता है। ये तो चरित्र में विचलन दिखाता है कि भाई आप वहाँ कुछ और हैं, यहाँ कुछ और हैं, परिस्थिति देखकर आप डिसीजन ले लेते हैं। बिहार के हैं आप तो बिहार का आप पे दबाव है तो आप सरकार का स्टैंड का समर्थन कर देते हैं। उसमें बैकअप जो है आपका जो फाउंडेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान पे आधारित होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि टमाटर की कीमत में आपने कहा कि सर डिमांड और सप्लाई से होता है। डिमांड और सप्लाई बहुत जनरल टर्म है, उससे तो पूरा इकोनॉमिक्स ही उसकी व्याख्या हो जाती है ना। तो अभी जो टमाटर का दाम बढ़ रहा है डिमांड और सप्लाई से भी इतर कुछ रीजन है। अगर आप डिमांड और सप्लाई को एक कारण गिनाते भी हैं तो दूसरा तीसरा कारण आपको गिनाना चाहिए। तो अगर नहीं आ रहा है तो उसको गलत अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है सॉरी सर मैं देख लूंगा। वैकेंसी का 2 में लिखा हुआ है कि उद्भव और आवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन यह भेदभाव केवल संसद कर सकती है, राज्य नहीं कर सकती है। अगर बिहार में बिहारियों को आरक्षण चाहिए तो यह प्रावधान संसद करेगी कि भाई बिहार के लोग बहुत गरीब हैं या इनको जरूरत है इसलिए कुछ सीट इसके लिए आरक्षित है, उसके लिए राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्य कहीं करेगी तो वो मामला कोर्ट में जाएगा। ठीक है जी। बाकी राजनीतिक चीजों से बचना है, कुछ जगह पर सॉरी कहना है। अगर आपको सर कुछ बताते हैं तो वहां थैंक यू कहना मत भूलिए, है ना। जैसे मैंने कहीं पे कुछ बोला तो आपने उसको ठीक कहा, ठीक है सर, तो वहां पे थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर, है ना। और जहां पे फंसने की ऐसा नहीं है कि आपसे उम्मीद की जाती है आप हर प्रश्न का जवाब दीजिए। आप हर प्रश्न का जवाब देने के चक्कर में जो आप खो सकते हैं उससे बेहतर पा सकते हैं कुछ जगह पर सॉरी कह के। तो हमारा मोटिव है बेहतर पाना। हमारा मोटिव ये नहीं कि हम 100 में 100 जवाब दिए कि नहीं, चाहे कट गए निगेटिव हो गया, है ना। तो हमको अपना मार्क्स को ऑप्टिमम करना है। तो इसके लिए कुछ जगह सॉरी, कुछ जगह थैंक यू, कुछ जगह आभार का भाव, है ना। इससे पूरी यात्रा सही हो जाएगी। बाकी किसी चीज में दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है आपका, अच्छा बोलते हैं, है ना। मुस्कान को सही जगह पे देना है, मुस्कान को गलत जगह पे नहीं देना है। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सॉरी का भाव होगा। मेरी तरफ से यही है, बाकी सर आपको बताएं। प्रशांत जी, नवीन सर ने जो भी बताया वो लगभग मैं उनसे एग्री करता हूँ, बट साथ ही साथ आप अपना जो फील्ड है, आपका जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, खासतौर से सीएस का, उसमें आईटी सेक्टर से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें एक बार रिव्यू कर लेंगे कि बिहार पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। उसके बाद आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑलवेज स्टिक टू रूल ऑफ लॉ बेस्ड होना चाहिए आपको। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी बात हमारे नज़र में तो ठीक ठाक है, और जो भी नवीन सर ने आपको सजेस्ट किया है उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें और एकदम कंफर्टेबल रहिएगा। वहाँ कोई ऐसा प्रेशर वाली बात है नहीं, इजीली जाइएगा, कूल होकर जाइएगा और पोलाइटली हर चीज़ का आंसर देने, मतलब जहाँ नहीं आ रहा हो वहाँ इजली वे में, जैसा नवीन सर ने बोला, सॉरी कर देना है। अगर किसी भी तरह का अगर सजेशन दे रहे हैं सर टीम पैनल, तो वहाँ पे थैंक यू वगैरह बोलने से कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है। ठीक है, हमारी तरफ से यही है। ऑल द बेस्ट। प्रशांत जी, एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत बढ़िया है। आप कोई भी चीज को जो आप समझाते हैं वो अच्छे से समझाते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका बहुत ज्यादा, मतलब आंसर जो है बहुत बढ़िया है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई सिचुएशनल बेस दिया जाता है क्वेश्चन, या फंसाने की कोशिश की जाती है, तो आप उसको बहुत अच्छे से स्पॉन्टेनियस जवाब देके निकल जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। जैसे एक दो उदाहरण है उसमें, आपने लाइट वाले में बोला, जो सर ने सिचुएशनल सवाल आपसे पूछा था। फिर आपने जो है प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपने कहा कि अच्छे से बताया। टीचिंग क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उसमें भी आपने अच्छा जवाब दिया। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब है। एक चीज और था, नदियां हैं, इस पे भी अच्छा जवाब था कि मौसमी नदियां हैं तो यहाँ हाँ, परिवहन नहीं हो सकता। अरवल वाले में बहुत ही बढ़िया जवाब था आपका, जो रेलवे लिस्ट से लिंक करना था। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजों पे आपको काम करने की आवश्यकता है। और एक चीज देख लीजिएगा, जो आपने फैक्ट्री एक्ट 1948 का जिक्र किया था, ठीक है, उसमें 14 इयर्स देख लीजिएगा एक बार कि जो काम करने का है। मेरे हिसाब से आप फैक्ट्री एक्ट 1948 की ही बात कर रहे थे, है ना। तो उस, अगर आपसे ऐसा आता है, अगर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन और आप रेफरेंस देते हैं, तो उसको देख लीजिएगा।
और एक बार आप चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है रेगुलेशन 1986 भी देख लीजिएगा, 2016 भी देख लीजिएगा, दोनों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा करंट इशू को भी आप देख लीजिएगा, जो अभी करंट में चल रहा है ना। हाँ सर, करंट इशू थोड़ा सा अभी और फोकस कर रहे हैं। राजनीति में आपको सीधे फंसना नहीं, जैसे कि आप मेरे भी प्रश्न में फंस गए, फिर सर के प्रश्न में, चांद सर के प्रश्न में फंस गए, है ना, कि आपको पूछा गया तो आप वहां भी राजनीति में चले गए कि शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है ना। आपको दोनों प्रश्नों में बहुत सीधा कहना चाहिए कि सर, सरकार की ये जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक देश में सीमित सरकार की कल्पना की जाती है, लिमिटेड गवर्नमेंट की, इसीलिए सरकार संवैधानिक प्रावधानों से बंधी हुई है। सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही कोई विचार या कोई स्टैंड लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर आपको बुलडोजर पे पूछा जाता है, उस पर भी यही बोलना है कि सरकार, कार्यपालिका का कार्य केवल विधि को लागू करना है। अगर जस्टिस से रिलेटेड कोई भी बात है तो वो कार्यपालिका के द्वारा न किया जाए, बल्कि न्यायपालिका के द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार किसकी भी हो, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। क्योंकि आप जो डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहाँ आप ऑफिसर के पोस्ट पे हैं, तो एक साहस का भी विषय होता है कि आपके पास डिसीजन लेने का साहस है कि नहीं। आप गलत को गलत और सही को सही कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, जब गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, तो ये क्या आपके पूर्वाग्रह पर आधारित है या इसके पीछे कोई फाउंडेशनल बेस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है। सीधा शिक्षा के राजनीतिकरण में भी, किसी भी में, आपको राजनीति में जाना ही नहीं। सर ने जैसे कहा कि आपको वहां भी कहना चाहिए कि सर, एक निरपेक्ष जो निष्पक्ष विशेषज्ञ टीम है, उसके द्वारा सिलेबस का निर्धारण होना चाहिए। बदलते समय के अनुसार बदलते सिलेबस का आना लाजमी है, लेकिन इसका निर्धारण राजनीतिक जो उथल पुथल है उससे निरपेक्ष होकर किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया जाना चाहिए। और एक्सपर्ट टीम में अगर आप ये कहते हैं कि उसमें न्यायाधीश हो, जस्टिस को बैठाया जाना चाहिए, जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है, तो सर ये निर्णय जो है और भी अच्छा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आप मार्क्स लाने वाले हैं, इसकी चिंता मत करें। आप वहाँ पे बिल्कुल ये होके नहीं जाना है कि भाई मैं, देखिए आपके साथ मैं जो समझ रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, है ना, कि और इतने दिन से कर रहा हूँ, अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊँ तो इसका निगेटिव जाएगा। नहीं, इसका निगेटिव नहीं जाएगा। आप मानव हैं, बहुत चीजों का जवाब आप नहीं जान सकते हैं, और अगर वहाँ पे आप सॉरी कहते हैं तो इसका मतलब है कि इतने ऊंचे जगह पे होने के बावजूद भी आप विनम्र हैं, आप चीजों को सीखने की क्षमता रखते हैं, है ना। ये आपके पर्सनालिटी में ऐड करेगा, और हमारा अंतिम मोटिव यही है कि आपको जिस अनुसार से ज्यादा मार्क्स मिल सके, हम आपको वो सजेस्ट करेंगे, है ना। तो सॉरी कहने से आपके अकाउंट में 5 मार्क्स जुटेगा, तो वो पीसीएस विंडो में नहीं आएगा, कभी नहीं, आपके अकाउंट में। इसीलिए इसको